हेलो और स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों के बारे में, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लीजिए आप पहले। इससे पहले हम लोग पिछले लेसन में जान चुके हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसकी बाउंड्रीज 5 अलग अलग राज्यों को टच करती है। तो ये 5 अलग अलग राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही एक पार्ट था और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से भौगोलिक विभाग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर वाला, ये मध्य भारत का पठार। ठीक है, मध्य भारत का पठार जो है ये मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में है। आप मालवा का पठार देख सकते हैं, ये वाला मालवा का पठार। ठीक है, ये इसके उत्तर पश्चिम में है। अब ये सारे के सारे लोकेशन देख लीजिए पहले आप ये। ठीक है ना, ये मालवा का पठार, ये मध्य भारत का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार हो गया। ठीक है, और ये वाला जो बीच वाला इलाका आप देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ये नर्मदा घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी वाला। ये बघेलखंड। ठीक है, ये बुंदेलखंड ऊपर की ओर आता है, बघेलखंड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बघेलखंड बुंदेलखंड में। और इन दोनों के बीच में रीवा। ठीक है, ऊपर ऊपर बुंदेल, नीचे बघेल और बीच में रीवा पन्ना का पठार आता है। और लास्ट में ये नीचे की ओर जो आएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इतने सारे हमारे तो ये पहले भौतिक भाग हैं, ज्योग्राफिकल डिविजन्स हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। टोटल 7 है। ये कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, मालवा का पठार हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गया, और उसके बाद सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश हो गया, और बघेलखंड का पठारी प्रदेश हो गया। तो इतने सारे हमारे प्राकृतिक विभाग हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मध्य भारत का पठार। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,896 वर्ग किलोमीटर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मध्य भारत का पठार 32,896 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? मुरैना आएगा, भिंड आएगा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर। ठीक है, ये वाला इलाका नहीं, ये कुछ इलाका इधर भी, ये भी जुड़ जाता है इसमें। ठीक है, ये मध्य भारत का पठार हो गया। जिले कौन कौन से हुए? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर। ये जो मध्य भारत का पठार है ये विंध्यन जो शैल समूह है ना, विंध्या रॉक्स, उनसे बना हुआ है ये पूरा। यहाँ पर बारिश थोड़ी कम होती है। ठीक है, अधिकांश जो भाग है इसका बड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है। सामान्य ऊंचाई जो है वो 150 से लेके 300 मीटर की है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बारिश कम होती है, 150 से 300 मीटर जो है वो इसकी सामान्य ऊंचाई है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसा भी है ना जो कि 300 से 500 मीटर जाता है। जो इसका जो मुख्य उबड़ खाबड़ वाला एरिया है वो 300 से 500, तो ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसका जो ढाल है वो उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है ना, ढाल जो है वो उस साइड की ओर जाता है ये। ठीक है, एक सेकंड में आपको ये ढाल, इसका ढाल इस साइड है। ठीक है, और इनमें चंबल जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ इस एरिया में चंबल नदी जो है ना वो एक तरह से लाइफलाइन का ही काम करती है। और चंबल नदी की वजह से ही बीहड़ जो बने हुए हैं, जो बीहड़ बने हुए हैं, जिसमें जो है कि दूर दूर तक कुछ एकदम समतल टाइप की जगह नज़र आएगी। फिर आपको जो ज़मीन है वो कटा हुआ नज़र आएगा। ये इस तरह से जो बीहड़ है ये चंबल नदी अपने बहाव की वजह से बनाती। और चंबल नदी निकलती कहाँ है? महू के पास से, वो जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और उसके बाद चंबल जो है वो इटावा के पास में यमुना नदी से मिल जाती है। और चंबल की सहायक नदियाँ भी वो हैं, जैसे सिंध है, शिवना है, पार्वती है, धसान नदी है। ठीक है, तो ये मध्य भारत का पठार था। इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखिएगा। लोकेशन आपने समझ लिया, नॉर्दर्न एरिया में है मध्य प्रदेश के। इसमें जो है वो सामान्य ऊंचाई जो है इसकी 300 से 500 मीटर, और उत्तरी क्षेत्र में इसकी सामान्य ऊंचाई जो है 150 से 300 मीटर की ओर है। ढाल इधर इसका पूर्व और उत्तर की ओर जाता है। ठीक है,
यहाँ पे चंबल नदी है, और चंबल नदी जो है वो यहाँ पे बीहड़ का निर्माण करती है। तो ये जो है चंबल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बीहड़ों का भी निर्माण हुआ है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं हम लोग बुंदेलखंड की ओर, ठीक है। अब बुंदेलखंड का पठार ये एरिया है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले तो जान लें कि कुल क्षेत्रफल इसका 23,733 वर्ग किलोमीटर है। 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 7.7% है, ठीक है। ये जो पूरा इलाका है ये किस चीज़ से बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थरों से और नीस पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पर सागौन के वन बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं सिद्ध बाबा पहाड़ी। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है 1172 मीटर ऊंची है। सिद्ध बाबा पहाड़ी सबसे ऊंचा कौन? धूपगढ़ पचमढ़ी में, ठीक है। और ये जो एरिया है इसमें प्रमुख नदियां कौन कौन सी बहती हैं? सिंध नदी है, पाहुज नदी है, बेतवा नदी है ना। और ये जो एरिया है इसका जो औसत ऊंचाई है वो कहीं पे 150 है, कहीं पे 450 भी है, यानी कि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको यहाँ की ऊंचाई में। तो ये बुंदेलखंड का पठार है। अब हम लोग आते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये इधर आ गया रीवा पन्ना का पठार, है ना। ये एरिया रीवा पन्ना का पठार है। इसमें क्या खास बात है? इसका क्षेत्रफल है 31,954 31,954 वर्ग किलोमीटर। तो बुंदेलखंड से बड़ा है ये ना। बुंदेलखंड का पठार जो है उससे बड़ा है रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। समझ में आ गई बात ना, कि बुंदेलखंड का पठार जो है वो छोटा है, वो 23,733 वर्ग किलोमीटर है, और रीवा पन्ना का पठार 31,954 किलोमीटर है। यहाँ इस जगह पे रीवा पन्ना का पठार में जिले कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें जिला आएगा रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, ठीक है। और इसको विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर इस एरिया में 350 मीटर की औसत ऊंचाई पाई जाती है। यानी ये बुंदेलखंड से जो है कि ऊंचा भी है, बुंदेलखंड से नीचा भी है। बुंदेलखंड में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, अभी हमने बात करी थी ना। और इसमें ये जो पूरा है ये एरिया ये बंधा हुआ है विंध्यन रॉक्स से, ठीक है। विंध्यन रॉक्स, विंध्य शैल समूह जो पत्थर हैं उनसे बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये विंध्य रॉक्स, ठीक है। इसमें कडप्पा रॉक्स भी हैं इसमें, ठीक है। और इस एरिया में पड़ता है पन्ना भी। पन्ना में हीरा प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मालवा का पठार। मालवा का पठार सबसे बड़ा एरिया है ये। मध्य प्रदेश का करीब करीब 28% पार्ट जो है वो मालवा का पठार है। इसमें करीब करीब 18 जिले आते हैं जो कि पूरे या आधे रूप में आएंगे। करीब करीब 18 जिले इसमें टच होते हैं, है ना। और ये बना कैसे है? ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। मालवा का पठार जो है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, यहाँ पर जो मिल्स थी ना कपड़े उपड़े की, उसका बहुत बड़ा एक कारण था। काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है, ये तो आपने सुन लिया। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया है, ये बसाल्ट रॉक्स की एक परत भी है इस पे, है ना। बसाल्ट रॉक्स जो हैं, बसाल्ट के पत्थर, उसकी एक परत भी है इसके ऊपर। तो दक्कन ट्रैप, उसके ऊपर बसाल्ट। बसाल्ट हर जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगहों पर यहाँ पर बसाल्ट के पत्थर यहाँ पर हैं, ठीक है। अब ये जो 18 जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से हैं? गुना, अशोकनगर, राजगढ़, इंदौर, देवास, हरदा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, झाबुआ, बड़वानी, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर और सागर।
ये जो मैंने आपको ये 18 जिलों के नाम लिए हैं, ये अधिकतर जिले इसमें ऐसे हैं जो कॉमर्शियल जिले हैं, मतलब जहाँ पे कॉमर्शियल काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मालवा का पठार जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए और कॉमर्शियल के लिए दोनों ही तरीके की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब इस एरिया में सबसे ऊंची चोटी महू के पास एक सिगार नाम का पर्वत है, सिगार चोटी बोलेंगे उसको या सिगार पर्वत बोल लीजिए, 881 मीटर ऊंची है। और यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं वो कौन सी हैं? एक तो चंबल है ना, चंबल फिर ऊपर भी जाती है ना, मध्य भारत के पठार में भी बहती है चंबल। फिर क्षिप्रा नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, बेतवा नदी भी है ना, बेतवा नदी बुंदेलखंड में भी हमने बात करी थी। बारना नदी है, तंदोनी, गंभीर नदी है, सुनार नदी है। तो बहुत सारी नदियाँ भी हैं। ये एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर के लिए भी फिट है, और न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए भी काफ़ी फिट है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये मालवा का पठार। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में, जो कि मालवा के पठार के बाद सेकंड बिगेस्ट एरिया है, ठीक है। तो इसमें जो है एरिया क्या हो गया इसका? 98,800, बहुत बड़ा एरिया हो गया, 98,800 मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ना। तो ये मालवा का पठार जो है भाई 28% है टोटल मध्य प्रदेश का, और ये 26% है टोटल मध्य प्रदेश का, ठीक। और यहीं पर नर्मदा नदी है, और इसी वजह से इसका नाम ही पड़ गया है नर्मदा घाटी ना। नर्मदा नदी जो है वो उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर, ठीक है। उसमें से 1077 मध्य प्रदेश में है, बाकी सब बाहर, ठीक है। 13-12 याद रखिएगा। तो इसका नाम जो है नर्मदा घाटी पड़ा ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर नर्मदा बेसिन है, नर्मदा नदी निकलती है। अब नर्मदा बेसिन जो है ये, वैसे तो नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है, लेकिन इसका 89.8% जो बेसिन है, जो बेसिन का भाग है वो मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी नदी और बहुत ही काम की नदी है। इसको अब अगर लाइफलाइन भी बोला जाए मध्य प्रदेश की तो कम नहीं होगा। हालांकि बहुत सारी नदियां हैं, मध्य प्रदेश जो है वो नदियों के मामले में बड़ा संपूर्ण है, ठीक है। अब नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक नाम की एक प्लेस है, वहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले में पड़ता है। अब इसके अंतर्गत जिले कौन कौन से आएंगे देखिएगा ना। इसके अंतर्गत आता है अनूपपुर, ठीक है, जहाँ से अमरकंटक और जहाँ से नर्मदा निकलती है। फिर डिंडोरी आएगा, मंडला आएगा, जबलपुर आएगा यहाँ पे ना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन भी आएंगे, देवास भी आएगा यहाँ पर ना, देवास दोनों जगहों पे आ गया, ठीक है, बड़वानी और अलीराजपुर। तो ये ज़िले जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब ये जो एरिया है इसकी सामान्य ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य ऊंचाई है 300 मीटर, 300 मीटर जो है इसकी एवरेज ऊंचाई है। तो ये हुआ नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी बेसिन, ये थोड़ा लंबाई में है। अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा मैकल की ओर, ठीक है, सतपुड़ा मैकल पर्वत प्रदेश की ओर आते हैं हम लोग इसमें। और इसमें आप देखिए ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसी में धूपगढ़ आएगा, और इसमें बरसात बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने में है, ये नीचे के एरिया में है बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, ये ऊपर के एरिया में बरसात बहुत कम हो रही है, और ये बीच का एरिया है, यहाँ पे बरसात अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज बरसात है ना। अब सतपुड़ा मैकल के बारे में हम लोग जान लें कि यहाँ पर जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ती है। यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाती है? यहाँ पर ऊंचाई हो जाती है 400 से 600 मीटर, 400 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और यहाँ पर जो ज़िले आएंगे वो ज़िले कौन कौन से होंगे? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंचा प्लेस जो है मध्य प्रदेश का धूपगढ़ की पहाड़ी वो है। तो धूपगढ़ में क्या हाइट है धूपगढ़ की? 1350 मीटर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं बघेलखंड के पठार की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला एरिया जो है ये बघेलखंड का पठार है। ये बहुत ही पुराना एरिया है, पुराना भूभाग है, ठीक है। यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह भी है, विंध्यन शैल समूह भी है और आद्यम महाकल्पी शैल समूह भी है। तो अलग अलग तरह के रॉक्स से बना हुआ है बघेलखंड का पठार। ये एरिया मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, है ना, ज़मीन में काफ़ी कुछ है यहाँ पे। कोल तो है ही, कोल, आयरन वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ है अंदर इसके। तो ये जो है काफ़ी पुराना भूभाग है, बहुत मिनरल्स से भरपूर है। इसमें अलग अलग तरह के रॉक्स जो हैं इस यहाँ की मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसमें सोन नदी का जो है वो एरिया है, ये सोन नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। ये सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है ना, नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है, सोन भी अमरकंटक से ही निकलती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हालांकि लेकिन ये जो बघेलखंड का पठार है ये मिनरल से बहुत भरपूर है, ये तो हमने सुन लिया। इसमें जो नीचे की ओर भी जाता है ये बघेलखंड का पठार, लेकिन अब वो जो है वो कट के चला गया है छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में अब इतना ही बचा, मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 7%। तो ये था मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक विभाग। कौन कौन से हो गए? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर इधर रीवा पन्ना का पठार, फिर मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा मैकल पर्वत प्रदेश और बघेलखंड का पठार। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस लेसन में जान लिया है। और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे, अभी तो हम लोग अभी काफ़ी कुछ देखेंगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में भी। तो यदि इस लेसन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।